दोस्तों, सोचिए कि आपकी हर घंटे की कमाई 1000 रुपए हो और आप 24 घंटे में करीब 24,000 कमाते हो, तो आप कैसा फील करेंगे? आप अपनी फीलिंग हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो कुछ दिनों पहले तक 1 घंटे में नहीं बल्कि 1 मिनट में 1000 नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए तक कमाता था। जी हाँ दोस्तों, हर घंटे करीब 67 करोड़ और हर दिन करीब 1612 करोड़ कमाने वाले गौतम अडानी आज उस मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं जहां पर उनकी कंपनी के शेयरों के दाम किसी पहाड़ की चोटी से मानो खाई में गिर गए हों। महज कुछ ही दिनों के अंदर एक रिपोर्ट के आने से अडानी को करीब 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और वो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में तीसरे नंबर से खिसकते हुए टॉप 10 से ही बाहर हो गए हैं। और इसी खबर ने पूरे देश में एक ऐसी सनसनी मचाई हुई है कि देश के शेयर बाजार हिल गए हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड अहम कंपनियों पर काफी कर्ज है। आसमान छूते वैल्यूएशन वाले इन शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है, जिससे पूरे ग्रुप की फाइनेंशियल सिचुएशन मुश्किल में पड़ सकती है। शॉर्ट टर्म में कंपनी को कैश फ्लो के मामले में दिक्कत हो सकती है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बहुत महंगे हैं, इनका वैल्यूएशन आसमान पर है, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से इसमें 85% तक की गिरावट आ सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ 4 बड़ी जांच हो चुकी हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन जैसे आरोप लगे थे। अडानी परिवार के सदस्यों पर कथित तौर पर टैक्स हेवन जैसे मॉरिशस, यूएई, कैरिबियाई द्वीप समूह में फर्जी कंपनियां खोलने के भी आरोप हैं। हालांकि अडानी समूह ने इसे पूरी तरह से मिसलीडिंग रिपोर्ट करार दिया है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा मिला है वो ये है कि अडानी ग्रुप में विदेशों से कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो कि इंडिया के इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट है। उसे आप इस तरह समझिए कि अडानी के बड़े भाई के नाम मॉरिशस में करीब 30 से ज्यादा ऐसी कंपनियां बताई गई हैं जो ना तो ढंग से रजिस्टर्ड हैं और ना ही जिनके कागज ठीक ठाक हैं। उसके बावजूद ऐसी कंपनियां मॉरिशस में बैठ करके अडानी ग्रुप के करीब $10 का इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से अडानी अपनी ही कमाए हुए प्रॉफिट को अपनी ही सेल कंपनी के द्वारा अपनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट के जरिए लगा करके मार्केट में ये कहते हैं कि उनकी कंपनी लो इंटरेस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद छोटे मोटे ट्रेडर्स इसी चीज को भुनाने के लिए अडानी के शेयर्स को महंगे दामों पर भी खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनके शेयर्स की वैल्यू अपने आप बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन सब की कहानी कैसे शुरू हुई और अडानी के ग्रोथ का राज क्या है, आइए पहले उसे भी जान लेते हैं। गौतम अडानी को सिर्फ 16 साल की उम्र में कारोबार में हाथ आजमाने के लिए मुंबई जाना पड़ा। साल 1978 में वो मुंबई गए और हीरे का कारोबार शुरू किया, लेकिन 1981 में वो गुजरात लौट गए और अपने भाई की प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। लेकिन किसे पता था कि अडानी जिस हीरे के कारोबार को छोड़ करके अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में मदद करने के लिए जा रहे हैं, उसी धंधे की वजह से वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार होने वाले हैं। दरअसल अडानी के प्लास्टिक बिजनेस का सबसे बड़ा काम था पीवीसी पाइप्स बनाने का। पीवीसी पाइप्स बनाने के लिए जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता था वो भारत में बहुत कम मौजूद हुआ करती थी। पूरे भारत में उस वक्त सिर्फ एक कंपनी थी जो पीवीसी पाइप बनाने के लिए रॉ प्लास्टिक सप्लाई करती थी। उनका नाम था IPCL लिमिटेड। लेकिन अडानी को जितनी नीड थी उतनी सप्लाई वो कंपनी कभी कर ही नहीं पाती थी, इसीलिए अडानी को अपना बिजनेस स्केल अप दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अडानी ने एक नए कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए प्लास्टिक को बाहर से इंपोर्ट करने के बारे में सोचा। लेकिन तब अडानी इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो अपने दम पर बाहर के देशों से कोई सामान इंपोर्ट करवा सके, इसलिए उन्होंने शॉप इन शॉप का कॉन्सेप्ट अपनाया और बल्क में अपने लिए प्लास्टिक मंगवाए। लेकिन ये हुआ कैसे और क्या है ये कॉन्सेप्ट, इसे समझते हैं। अगर किसी कंपनी को बड़ी मात्रा में किसी चीज को बाहर से इंपोर्ट करवाना है तो उसके लिए उसके पास LOA यानी कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का होना जरूरी है। लेकिन अडानी के पास उस वक्त LOA नहीं था, क्योंकि उसे लेने में बहुत सारे पैसे और टाइम लगने वाले थे। और तभी आता है शॉप इन शॉप का कॉन्सेप्ट। गौतम अडानी ने स्टेट PSUs और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा टाई अप किया कि जब ये सब लोग दूसरे देशों से प्लास्टिक इंपोर्ट करते थे तो उसी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में अडानी के लिए प्लास्टिक इंपोर्ट होकर इंडिया चला आता था। इसके लिए अडानी को किसी तरीके की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं थी और वो अलग अलग शिपमेंट के साथ आए अपने प्लास्टिक को इकट्ठा करके रख लेते थे और बाकी बचे प्लास्टिक को बेचने में उन PSU और एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री की मदद करते थे। एक वक्त में सिर्फ 100 मीट्रिक इंपोर्ट करने वाले अडानी इस गेम से 40,000 मीट्रिक प्लास्टिक इंपोर्ट करने लगे, जिसके बाद तो अडानी को उनका रास्ता मिल गया था।
1992 में जब भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, उसी दौरान गुजरात के मुद्रा पोर्ट को प्राइवेटाइज करने के लिए सरकार ने टेंडर निकाला और खुशकिस्मती से ये टेंडर अडानी को मिल गया। उसके बाद उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड नाम की ऐसी कंपनी शुरू की जिसकी बदौलत आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनके शेयर के दाम बढ़ने और घटने की वजह से ही पूरे देश के शेयर बाजार की तबीयत बनती है या बिगड़ती है। लेकिन अडानी के सक्सेस के पीछे जो एक सबसे बड़ी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है उसे समझना बहुत जरूरी है, वरना आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि जिस बिजनेसमैन की टोटल नेटवर्थ 2020 में महज $10 बिलियन के आसपास थी, उसी बिजनेसमैन की टोटल नेटवर्थ 2 सालों में $137 बिलियन कैसे हो गई? क्योंकि ये कोई 1 या 2 गुने की बात नहीं थी, बल्कि 13 टाइम्स की बढ़ोतरी उनके नेटवर्थ में महज 2 सालों में नजर आई थी। खैर, आज की बात से इसी बात को रिलेट करने की कोशिश करें तो शॉर्ट सेलिंग का आरोप हिंडनबर्ग के ऊपर लगा करके अडानी ग्रुप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को उसने भी 2020 में अपनाया था। दरअसल हुआ ये था कि अडानी ने एक वक्त में अपने सारे शेयर्स को जब खरीदने की कोशिश की और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने की कोशिश की, तो उन्होंने मार्केट में उनके जितने भी शेयर मौजूद थे उसके दाम को शॉर्ट सेलिंग के जरिए या एक तरीके से कह लीजिए कि अफवाहों या मार्केट बस के जरिए उनके दाम गिरवा दिए। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि अगर मार्केट में एक आम इन्वेस्टर ने अडानी के शेयर को 1000 रुपए में खरीदा था, तो अडानी ने खुद उसके दाम को 60 से 70% रिड्यूस करवा दिया, जिस वजह से लोगों को लगा कि उन्हें और घाटा न हो, इसलिए उन्होंने सारे शेयर्स बेच दिए। जितने भी शेयर मार्केट में थे वो सारे अडानी और उनकी सेल कंपनियों ने खुद खरीद लिए और इससे अडानी की पर्सनल हिस्सेदारी बढ़ गई। जैसे ही ये हुआ, कंपनी के शेयर्स ने ऐसी तेजी दिखाई कि अडानी का नेटवर्क 13 गुना बढ़ गया, क्योंकि लगभग सारे शेयर्स अडानी के पास मौजूद थे और ये शेयर्स के दाम जो बड़े थे, जिससे अडानी अचानक से पहले ही एशिया और फिर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल होने लगे थे। उसमें सबसे ज्यादा बबल फॉर्म यही नजर आया, क्योंकि अडानी ने अपने शेयर्स के रियल वैल्यू से कहीं ज्यादा वैल्यू पर उसकी खरीद और बिक्री चालू की। इसी को हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में छापा है कि अडानी के शेयर्स की जो ओवर प्राइसिंग है वो करीब 85% है। अब ये 85% ओवर प्राइसिंग का बबल कैसे बना, उसे समझे तो इसका सबसे बड़ा कारण है अडानी ग्रुप पर लगातार बढ़ता हुआ लोन। मार्च 2022 को पूरे हुए वित्त वर्ष में अडानी ग्रुप का कुल कर्ज 40% बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपए हो गया। फिच ग्रुप के क्रेडिट साइट्स ने ये आंकड़ा जारी किया था। क्रेडिट साइट्स ने अडानी ग्रुप को ओवर लिबरस बताकर कर्ज पर चिंता जताई थी। अब लोन को अडानी ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया है उसमें सबसे पहला था कई सारे बिजनेसमैन को अपने ग्रुप में एक्वायर करके अडानी ग्रुप को फैलाने का काम, जिससे बीते 2 सालों में अडानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर के मीडिया सेक्टर और एयरपोर्ट से लेकर के ग्रीन एनर्जी तक हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रास्ट पॉइंट नजर आता है वो ये है कि इन सब में गवर्नमेंट की तरफ से भी अडानी को फुल सपोर्ट मिलता रहा है, क्योंकि किसी भी टाइम पर जब भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर इकोनॉमी की कमी को दूर करने के लिए काम करती है तो अडानी हर सेक्टर में इन्वेस्ट करते रहते हैं। उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट के लिए एक प्राइवेट पार्टनर के रूप में तैयार कर लिया है। तभी तो जब अडानी एक वक्त में देश के बड़े एक्सपोर्ट्स के ऑपरेशंस को सरकार से अपने हाथों में ले रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ये डील करने के लिए इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई पुरानी पॉलिसीज को बदल कर रख दिया, जिसके बाद ही अडानी जो इस सेक्टर में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं थे, वो आज देश के कई एक्सपोर्ट्स का पूरा जिम्मा ले चुके हैं। अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का सपोर्ट मिलता है तो वो लगातार हर सेक्टर में अपने आप को फैलाती जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अडानी के शेयर्स के दाम बढ़ने ही थे, क्योंकि एक आम इन्वेस्टर सिर्फ वहीं अपने पैसे लगाना चाहता है जहां उसे स्टेबिलिटी और सिक्योर फ्यूचर नजर आए। गौतम अडानी के साथ कुछ ऐसा ही लोगों को देखने को भी मिल रहा था। लेकिन सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप द्वारा शेयर गिरवी रखे जाने की खबर सामने आई थी। अडानी ग्रुप ने अपनी 2 सीमेंट कंपनियों के बड़े संख्या में शेयर गिरवी रखे थे। ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट के 10.36 खरब रुपए कीमत के शेयर गिरवी रखे थे। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर प्लेज होने की जानकारी काफी नेगेटिव मानी जाती है, फिर भी अडानी ग्रुप ने शेयर गिरवी रखकर पैसा जुटाया। इससे पहले ब्लूमबर्ग के डेटा से रिपोर्ट सामने आई थी कि एशिया में दूसरा सबसे खराब डेटा टू इनइक्विटी रेशियो अडानी ग्रीन का रहा। डेटा टू इनइक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी में फंडामेंटल्स को जांचने का एक अहम टूल होता है। इसमें कंपनी की कुल देनदारियों की शेयर धारकों की इक्विटी से तुलना की जाती है। कहीं न कहीं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को एक्वायर करने के लिए किया जा रहा था। अब अडानी ऐसा क्यों कर रहे थे उसे समझते हैं। मान लीजिए एक देश में कंपनी शुरू होती है और कंपनी का बेसिक काम स्टील का होता है,
जिसके लिए सबसे पहले वो कुछ कोल और आयरन माइंस को एक्वायर करके वहां से आयरन ओरे निकालते हैं, जिसके बाद वहीं एक स्टील मिल सेट करके वहां से स्टील का प्रोडक्शन करती है। लेकिन ये कंपनी यही नहीं रुकती है, बल्कि वो आगे चलकर उन्हीं स्टील की मदद से रेलवे लाइंस बिछाती है और उन सारे रेल रोड को ओन करना शुरू कर देती है। इसके बाद वही कंपनी कई सारे ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम को एक्वायर करती है, जिसके बाद उसी कंपनी की स्टील की मदद से ही उस देश में होने वाले सारे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, जिससे वो कंपनी एक कंस्ट्रक्शन के लिए भी जिम्मेदार हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखें तो एक स्टील माइन करने वाली कंपनी किस तरीके से देश के पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार हो जाती है। और यही तरीका गौतम अडानी ने भी अपनाया है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे बिजनेस को ऐसे इंटरलिंक करके रखा हुआ है कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर के मीडिया तक में फैले हुए हैं। इसे समझने के लिए आपको उनके बिजनेस के 3 लेवल को समझना होगा, जिसका पहला लेवल है ओरिजिनेटर्स, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम होता है। तो इस लेवल में जो कंपनियां आती हैं उसमें अडानी गैस, अडानी कोल, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी आयरन माइंस, अडानी पोर्ट्स शामिल हैं। ये सभी वो कंपनियां हैं जिनसे अडानी ग्रुप प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आती है। इसके बाद दूसरा लेवल आता है सपोर्टर्स, जिसमें जो कंपनियां शामिल हैं उनमें अडानी पावर, अडानी एयरपोर्ट, अडानी लॉजिस्टिक आती हैं। इन कंपनियों का काम ये है कि ये सभी अडानी की ओरिजिनेटर कंपनी को सपोर्ट करती हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। आखिर में आते हैं द बिल्डर्स, जिसमें अडानी की डाटा सेंटर ट्रांसमिशन गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अडानी विलिमर, अडानी इंफ्रा, अडानी रियल एस्टेट, अडानी हेल्थ केयर और अब अडानी मीडिया भी शामिल है। ये वो कंपनियां हैं जो अडानी ग्रुप के सपोर्टर और ओरिजिनेटर्स दोनों को लिंक करके मार्केट में उनको ऐसे पेश करती हैं कि उनके बिना मार्केट का लगभग कोई काम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए आप सिर्फ अगर सीमेंट का एग्जाम्पल लें तो आज अडानी एसीसी और अंबुजा के भी मालिक हैं, जो भारत की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनियों में आती है। यानी अगर कोई बिल्डिंग, कोई घर या कोई छोटी सी दीवार बनाना चाह रहा है तो उसमें भी अडानी के ही सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इन तीनों लेबल्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अडानी ग्रुप जो भी प्रोडक्ट्स बनाता है उसे बनाने से लेकर के कस्टमर के हाथ तक पहुंचाने का पूरा सप्लाई चेन सिर्फ इसी कंपनी के पास है और इसमें किसी दूसरे पार्टनर को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कस्टमर्स का भरोसा इस कंपनी पर पड़ता है। लेकिन भारत जैसे इतनी डाइवर्सिंग कंट्री में इतने बड़े सप्लाई चेन को हैंडल करने में सिर्फ एक कंपनी अगर काम करे तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े देश में इतनी बड़ी सप्लाई चेन को अडानी इतनी आसानी से अगर कर पा रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो वाली ओलिगार्ची। ये सुनने में तो बहुत फैंसी और टफ दोनों एक साथ लग रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल गौतम अडानी है। और ये कैसे हैं, आइए समझते हैं। आज पूरी दुनिया एक ऐसे कैपिटलिस्ट प्रोसेस के तहत ही चल रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा फायदा होता है जिसे पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। इसी वजह से अडानी जिस भी सेक्टर में चाहते हैं उसमें अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए चंद दिनों का ही टाइम लेते हैं। और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं होता, बल्कि अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की कंपनियों का डायरेक्ट गवर्नमेंट कनेक्शन के कई सारे न्यूज सामने आती रहती हैं। और तो और ट्रम्प, जो कि अपने आप में इतने बड़े कैपिटलिस्ट थे, और वो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे तो फेसबुक पर यह आरोप लगाया गया था कि फेसबुक ने अपनी डाटा की मदद से अमेरिका के प्रेसिडेंट के चेहरे के रूप में सपोर्ट किया था। ऐसे ही अगर बात रशिया की करें तो वहां पर सिर्फ यही बिजनेसमैन सबसे बड़े हैं जो स्टील और ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन गवर्नमेंट से होता है और इन सारे बिजनेसमैन को गवर्नमेंट सपोर्ट करता रहता है। ऐसा ही कुछ है भारत में अडानी के साथ। तभी तो अगर आप अडानी ग्रुप के सबसे बड़े इन्वेस्टर की बात करेंगे तो वो कोई और नहीं है बल्कि भारतीय जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि अडानी ग्रुप में जहां सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने इन्वेस्ट करने से मना कर रखा है, वहीं इस कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट में LIC का करीब 98% हिस्सा है। और अगर ये बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के हुआ है तो आखिर कैसे LIC ने आम लोगों के पैसों को एक ऐसी कंपनी में लगा रखा है जहां कोई और इंश्योरेंस कंपनी या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अपने पैसे निकालने के बारे में सोचती ही नहीं है। दरअसल LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपना काफी पैसा निवेश कर रखा है। 30 सितंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक LIC का कुल इक्विटी पोर्टफोलियो 10.27 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें से अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC का निवेश करीब 7% के आसपास था। हालांकि अडानी ग्रुप में मचे हाहाकार के बीच LIC ने सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में शेयर और डेटा के रूप में उसकी कुल हिस्सेदारी दिसंबर अंत तक करीब 36,000 करोड़ रुपए की थी।
LIC के ऊपर लगने वाले आरोपों के साथ ही साथ देश के कई ऐसे बैंक भी हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप को बहुत सारा पैसा कर्ज दे रखा है। ऐसे में अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स अचानक से गिरते हैं तो ये सारे बैंक भी एक साथ क्रैश हो जाने की कगार पर खड़े मिलेंगे। लेकिन क्या इस रिपोर्ट के दम पर पूरे अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है या नहीं, ये भी सवाल सबके जहन में है। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद चाहे अडानी के शेयर्स में चाहे कितनी भी गिरावट देखी जाए, पर उनकी कंपनियों को बहुत बड़ा मेजर लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप अडानी के टोटल शेयर डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो कंपनी का करीब 73% हिस्सा अडानी फैमिली के पास ही है, यानी कि 27% हिस्सा ऐसा है जो मार्केट में खरीदने के लिए अवेलेबल है। इसमें भी अगर आप मॉरिशन और बाहर की कंपनियों को हटा दें जिनके करीब 15% शेयर हैं, तो आपको सिर्फ 10% ओपन शेयर ही मार्केट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसमें से भी अगर LIC और SBI बैंक के शेयर्स को हटा देंगे तो एक आम इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 से 4% शेयर्स ही मार्केट में मौजूद मिलेंगे। ऐसे में अगर अडानी शेयर्स के दाम घटते भी हैं तो किसी कंपनी को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 3 से 4% लोग ही ऐसे होंगे जो अडानी के शेयर्स को बेचकर खुद को बचाएंगे। लेकिन मेजर शेयर होल्डर्स इस घाटे के समय कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। खैर, अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।